एक समय की बात है, सुंदरगढ़ राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम मदन था। उसकी पत्नी का नाम सुमन था। किसी व्यवसाय या शिल्पकला की कोई जानकारी उसे न थी, लेकिन उसके पास एक बेलचा और एक कुदाली थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर एक आदमी गड्ढा खोद सकता है तो वह अपने निर्वाह योग्य पैसे भी कमा सकता है। लेकिन सुमन इतने से संतुष्ट न थी। जैसा कि वह अक्सर करती थी, एक दिन गर्म पानी में नहाने और दूसरी औरतों से बातें करने के लिए वह एक गर्म हमाम गई। लेकिन दरवाजे पर बैठी औरत, जो हमाम की प्रभारी थी, उससे बोली, तुम अंदर नहीं जा सकती। बादशाह के राज ज्योतिषी की पत्नी आई हुई है और उसने सारा हमाम ले रखा है। वह अपने आप को क्या समझती है? सुमन ने विरोध किया, बस इसलिए कि उसका पति भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन घर लौटने के अतिरिक्त वह कुछ न कर सकती थी। सारे रास्ते वह गुस्से से भभकती रही। शाम के समय जब मदन ने दिन भर की अपनी कमाई उसे दी तो वह बोली, देखो इन थोड़े से सिक्कों को, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। कल से तुम बाजार में ज्योतिषी का काम करोगे और लोगों को उनका भविष्य बताओगे। सुमन, क्या तुम पागल हो गई हो? मदन ने कहा, मुझे ज्योतिष के बारे में क्या पता है? तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सुमन ने कहा, जब तुम्हारे पास कोई प्रश्न पूछने आएगा तो तुम पासा फेंक कर ऐसा कुछ बुदबुदा देना जो ज्ञानवर्धक लगे। अब या तो तुम ऐसा ही करोगे या फिर मैं पिता के घर चली जाऊंगी। अगले दिन मदन ने अपना बेलचा और कुदाल बेच दिए और एक पासा और एक फलक और ज्योतिषी का चोगा खरीद लिया। फिर बाजार में हमाम के निकट आकर वह बैठ गया। अपना सामान सजा कर वह बैठा ही था कि बादशाह के एक वजीर की पत्नी भागी भागी उसके पास आई। ज्योतिषी, मेरी सहायता करो। आज मैं अपनी सबसे महंगी अंगूठी पहनकर हमाम में गई थी और वह खो गई है। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि मेरी अंगूठी कहाँ पर है। मदन थोड़ा घबरा गया और उसने पासा फेंका। समझदारी की कोई बात कहने के लिए वह अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि उसकी नजर उस औरत की आस्तीन पर पड़ी। आस्तीन में उसे एक सुराख दिखाई दिया जहां से औरत की बांह दिखाई दे रही थी। एक सम्मानित महिला की बांह दिखना अशोभनीय था, इसलिए मदन ने आगे झुककर धीमे से कहा, बेगम साहिबा, मुझे एक सुराख दिखाई दे रहा है। क्या? औरत ने पास आते हुए पूछा। सुराख सुराख, औरत का चेहरा खिल उठा। बेशक सुराख। वह हमाम की ओर वापस दौड़ी और वहां एक दीवार में उसने वह सुराख खोजा जहां उसने अपनी अंगूठी छिपा कर रखी थी। उसे अंगूठी मिल गई और फिर वह झटपट मदन के पास आई। भगवान का शुक्र है, उसने कहा, तुम्हें पता था कि अंगूठी कहाँ है? और आश्चर्यचकित मदन को उसने सोने का एक सिक्का इनाम में दिया। उस शाम जब सुमन ने सोने का सिक्का देखा और सारी कहानी सुनी तो उसने कहा, समझ आया, यह काम कितना आसान है। आज तो भगवान मेहरबान था। मदन ने कहा, लेकिन दोबारा ऐसा करने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। बेकार की बात मत करो, सुमन ने कहा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कल फिर बाजार जाना। उस रात राज्य के बादशाह के महल के शाही खजाने में चोरी हो गई। सोने और जवाहरात से भरी 40 तिजोरियां 40 चोर चुरा कर ले गए। अगली सुबह बादशाह को इस चोरी की सूचना दी गई। राज ज्योतिषी को अपने सहायकों के साथ मेरे पास आने को कहो, उसने आदेश दिया। राज ज्योतिषी और उसके सहायकों ने बार बार पासे फेंके और समझदारी के साथ बुदबुदाते रहे, पर कोई भी चोरों का पता न लगा पाया। सब ढोंगी है। बादशाह चिल्लाया, इनको कैद खाने में डाल दो। बादशाह ने उस ज्योतिषी के बारे में सुन रखा था जिसने उसके एक वजीर की पत्नी की अंगूठी ढूंढ दी थी। उसने मदन को लिवा लाने के लिए 2 सिपाहियों को बाजार भेजा। मदन कांपता हुआ बादशाह के सामने हाजिर हुआ। ज्योतिषी, बादशाह ने कहा, 40 तिजोरियों में रखा मेरा खजाना चोरी हो गया। उन चोरों के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? मदन ने झटपट 40 तिजोरियों के बारे में सोचा। शहनशाह आलम, मैं आपको यह बता सकता हूं कि 40 चोर आए थे। आश्चर्य है, बादशाह ने कहा, मेरे एक भी ज्योतिषी को इस बात का पता न चला था, लेकिन अब तुम्हें मेरा खजाना और उन चोरों को ढूंढना होगा। मदन घबरा गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा शहनशाह आलम, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। कितना समय? बादशाह ने कहा। 40 दिन, शहनशाह आलम। मदन ने कहा। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि अधिक से अधिक वह कितना समय मांग सकता था। हर चोर के लिए 1 दिन, यह तो बहुत लंबा समय है। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हें 40 दिन दिए। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें बहुत धन इनाम में दूंगा, नहीं हुए तो दूसरों के साथ तुम भी कैद खाने में सड़ोगे। घर लौटकर मदन ने सुमन से कहा, देखो तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है।
40 दिनों के बाद बादशाह मुझे कैदखाने में डाल देगा। बेकार की बात कर रहे हो, सुमन बोली। तिजोरियां ढूंढ निकालो। तुमने अंगूठी ढूंढ निकाली थी? नहीं ढूंढी थी क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूं सुमन, मैंने कुछ न ढूंढा था, वह तो बस भगवान की मेहरबानी थी। लेकिन इस बार कोई आशा नहीं है। मदन ने कुछ सूखे खजूर लिए, उनमें से 40 गिनकर एक जार में रख लिए। इनमें से एक खजूर मैं हर दिन शाम के समय खा लूंगा। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि 40 दिन कब समाप्त हो गए हैं। अब हुआ ऐसा कि बादशाह का एक नौकर उन 40 चोरों में से एक था। उसने बादशाह और मदन की बात सुन ली थी। उस शाम वह झटपट चोरों के अड्डे पर आया और उसने चोरों के सरदार को सारी बात बताई। एक ज्योतिषी है जिसने कहा है कि वह 40 दिनों में खजाने और चोरों को ढूंढ निकालेगा। वह मूर्ख बना रहा है, सरदार ने कहा, लेकिन हम कोई खतरा मोल नहीं सकते। अपना भेष बदलकर उसके घर जाओ और जो भी जानकारी पा सकते हैं लेकर आओ। नौकर मदन के घर की छत पर चढ़कर छिप गया और मदन और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगा। उसी समय मदन ने जार से एक खजूर निकाला और उसे खा गया। फिर उसने सुमन से कहा, यह एक है। छत पर छिपा हुआ चोर भयभीत हो गया। वह तो सीढ़ियों में गिरते गिरते बचा। वह झटपट अपने अड्डे की ओर भागा और सरदार से कहा, उस ज्योतिषी के पास गजब की शक्ति है। मुझे देखे बिना ही वह जान गया कि मैं छत पर छिपा था। मैंने खुद सुना। उसने कहा, यह एक है, तुमने ऐसी कल्पना की होगी। सरदार ने कहा, कल रात 2 जने उसके घर जाना। अगली रात नौकर अपने एक साथी के साथ आया और दोनों मदन के घर की छत पर छिप गए। जब वह उसकी बात सुन रहे थे, मदन ने दूसरा खजूर खा लिया और कहा, यह 2 हैं। दोनों चोर गिरते पड़ते वहां से भागे और अपने सरदार के पास वापस आए। वह जानता था कि हम दोनों वहां पर हैं। हमने उसे कहते सुना, यह 2 हैं। उससे अगली रात सरदार ने 3 चोरों को भेजा और उसके बाद 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, और इस तरह हर रात एक अतिरिक्त चोर गया। और अंत में 40वीं रात सरदार ने कहा, इस बार मैं भी तुम सब के साथ जाऊंगा। सभी 40 चोर मदन के घर की छत पर चढ़कर छिप गए और उसकी बात सुनने लगे। मदन ने जार में रखे आखिरी खजूर को देखा और निराशा से उसे बाहर निकाला और खा गया। 40 संख्या पूरी हो गई। सुमन उसके निकट ही बैठी थी। मदन, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ज्योतिषी बनाकर मैंने भूल कर दी। तुम वही हो जो तुम हो। तुम्हें कुछ और बनाने का मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए था। क्या मुझे क्षमा कर सकते हो? मैं तुम्हें क्षमा करता हूं सुमन, लेकिन मेरी भी गलती थी। मुझे वह नहीं करना चाहिए था जिसे करना बुद्धिमानी न थी। लेकिन अब इन बातों से कोई लाभ नहीं। तभी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मदन ने एक आह भरी। बादशाह के सिपाही तो आ भी गए। वह दरवाजे के निकट गया और उसने कुंडी खोलते हुए ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। उसने दरवाजा खोला। वह आश्चर्यचकित हो गया। बाहर 40 आदमी थे जो घुटनों पर खड़े थे और अपने सिरों से जमीन को छू रहे थे। आप बेशक सब जानते हैं, ओ महान ज्योतिषी, सरदार ने कहा, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम विनती करते हैं कि आप बादशाह को हमारे बारे में कुछ न बताएं। मदन हक्का बक्का हो गया था, पर उसे समझने में देर न लगी कि यही लोग चोर थे। उसने झटपट अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, ठीक है, मैं बादशाह को कुछ न बताऊंगा, लेकिन तुम्हें सारा का सारा खजाना लौटाना पड़ेगा। तुरंत लौटा देंगे। सरदार ने कहा। रात बीतने से पहले 40 चोर सोने और जवाहरात से भरी 40 तिजोरियां उठाकर बादशाह के खजाने में ले आए। अगली सुबह मदन बादशाह के सामने हाजिर हुआ। शहंशाह आलम, मेरी जादुई शक्ति या तो खजाने को ढूंढ सकती है या चोरों को, दोनों को नहीं। आप क्या चाहते हैं? बादशाह ने कहा, खजाना। हालांकि चोरों को छोड़ देना अच्छा ना होगा। उनको सजा देने के लिए तेल उबल रहा है। लेकिन ठीक है, मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है और उसे लाने के लिए मैं अपने आदमी अभी भेज दूंगा। मदन ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और चिल्लाकर बोला, पिश पाश विश मिशमाश। फिर उसने कहा, मेरे जादू की ताकत से तिजोरियां अपनी जगह वापस पहुंच गई हैं। बादशाह स्वयं मदन के साथ खजाने को देखने गए। तिजोरियां खजाने में थीं। तुम सच में इस समय के सबसे बड़े ज्योतिषी हो, बादशाह ने कहा। आज से तुम मेरे राज ज्योतिषी बनाए जाते हो। मदन ने कहा, शुक्रिया शहंशाह आलम, लेकिन अफसोस यह मुमकिन नहीं है। आपकी इन तिजोरियों को ढूंढना और यहां वापस लाना बहुत ही मुश्किल था। मेरी सारी जादुई ताकत इसमें खर्च हो गई। अब मैं दोबारा कोई भविष्यवाणी न कर पाऊंगा। बादशाह बोला, फिर तो मुझे तुम्हारा इनाम दोगुना कर देना चाहिए।
यहां से 2 तिजोरियां तुम ले लो। तो इस तरह मदन सुमन के पास लौट आया। वह सुरक्षित था, धनी था और खूब समझदार हो गया था। जीवन के बाकी दिन उन्होंने प्रसन्नता से बिताए। मंगलू एक ग्वाला था। जंगल में उसकी गाय चर रही थी। वह पीपल के पेड़ों की छांव में बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धुन जंगल में गूंज रही थी। तभी उस रास्ते उसने राजा के दल को जाते हुए देखा। मंगलू जोर से हंसा। वजीर ने इसे राजा का अपमान समझा। उसने राजा से मंगलू की शिकायत की। राजा ने मंगलू से हंसने का कारण पूछा। वह बोला, मैं समय आने पर बताऊंगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने ग्वाला को जेल में बंद करवा दिया। मंगलू ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे बांसुरी बजाने का शौक है। मुझे जेल में भी बांसुरी बजाने की इजाजत दीजिए। तुम सुबह रोज सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में बांसुरी बजाने जेल से थोड़ी देर के लिए बाहर लाए जाओगे। कुछ देर बाद फिर जेल में कैदी के रूप में रहोगे। राजा ने मंगलू को आज्ञा दी। राजा की एक लड़की थी। उसका नाम दिव्या था। वह खूबसूरत थी। उसे गाने का शौक था। एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी। अब वह किसी से बात नहीं करती थी, गुमसुम रहती थी। राजा ने उसकी याददाश्त लौटाने के बहुत प्रयास किए, किंतु सब बेकार रहे। रोज सुबह सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में मंगलू जेल से बाहर आकर थोड़ी देर तक बांसुरी बजाता रहता। मंगलू की बांसुरी की धुन दिव्या के कानों तक भी पहुंचती। वह अपने कक्ष से बाहर आकर बांसुरी की धुन को सुनती रहती। एक दिन रानी ने दिव्या को बांसुरी की धुन सुनते हुए देखा। उसे बहुत समय बाद दिव्या के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। रानी ने राजा को यह बात बता दी। राजा ने मंगलू को कैद से मुक्त करते हुए आज्ञा दी कि वह इसी दरबार में रहेगा और दिव्या को बांसुरी की धुन सुनाएगा। मंगलू ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे दिव्या के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब वह अपने परिवार वालों के साथ बातें भी करने लगी। कुछ दिनों के बाद वह गाने भी लगी। अब मंगलू बांसुरी बजाता और वह गाती। राजा और रानी दिव्या में आए परिवर्तन से बड़े खुश थे। महाराज, मंगलू ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है। मुझे लगता है दिव्या मंगलू को चाहती है। हमें दोनों की शादी कर देनी चाहिए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महारानी, हमारा कोई पुत्र नहीं है। हम जिसके साथ दिव्या का विवाह करेंगे उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाएंगे। राज्य चलाने के लिए बुद्धि एवं चातुर्य आवश्यक है। जब हमें मंगलू में ये गुण दिखाई देंगे तभी हम दिव्या की शादी मंगलू से करेंगे। राजा ने रानी को समझाया। एक दिन पड़ोस के राजा वीरेंद्र का दूत इस राजा के दरबार में आया। उसने राजदरबार में राजा वीरेंद्र का संदेश पढ़कर सुनाया। हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं। यदि आपने हमारे 2 बौद्धिक सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको बंदी बनाकर हम आपके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। पहला सवाल, इस चांदी के टुकड़े को देखकर बताओ, इसमें हम कहां पर, तुम कहां पर। चांदी के टुकड़े को दिखाते हुए दूत ने संदेश पढ़ा। अपने साथ लाए 2 घोड़ों को राजदरबार में पेश करते हुए दूत ने दूसरा सवाल पढ़ा। ये दोनों घोड़े एक जैसे हैं। इनका रंग भी एक जैसा है। बताओ, इनमें कौन पिता और कौन बच्चा है। जो पिता है उसके भार के बराबर चांदी के सिक्के हमें भेजने होंगे। कोई भी राजदरबारी राजा वीरेंद्र के भेजे इन सवालों के जवाब नहीं बता पाया। मंगलू ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सवालों का जवाब बता सकता हूं। बताओ। राजा ने मंगलू को आज्ञा दी। मंगलू ने दूत के लाए चांदी के टुकड़े को हाथ में पकड़कर गौर से देखा। वह बोला, महाराज, यह चांदी का टुकड़ा पड़ोस के राजा वीरेंद्र और आपके राज्य के नक्शे के रूप में है। इसमें ऊपर वाले बिंदु पर आपका राज्य है और दूसरा राजा वीरेंद्र के राज्य को दर्शा रहा है। मंगलू ग्वाला था ही वह पहले घोड़ों का व्यापार भी करता था, इसलिए उसे घोड़ों के स्वभाव के बारे में भी पता था। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए मंगलू बोला, दूत के लाए इन 2 घोड़ों को मैदान में एक साथ छोड़ दिया जाए। जो घोड़ा आगे आगे दौड़कर चले वह बच्चा होगा और जो उसके पीछे पीछे चले वह घोड़ा उसका पिता होगा। राजा मंगलू की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने दिव्या की शादी मंगलू से कर दी और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। मंगलू बोला, महाराज, जंगल में आपके दल को देखकर जब मैं हंसा था तो आपने मुझसे हंसने का कारण पूछा था। मैंने कहा था समय आने पर बताऊंगा। आज वह समय आ गया है। मैं यह सोचकर हंसा था कि मैं राजा की कन्या से विवाह करूंगा और स्वयं भी राजा बनूंगा। मैं अपनी कल्पना पर ही हंसा था जो आज साकार हो गई है।